गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी की मुलाकात। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह भरेंगे नामांकन। रैली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार होंगे शामिल। ग्वालियर में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। घर में सो रहे पिता और 2 बेटियों की मौत। दीवार और गेट तोड़कर निकाले गए शव। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 14 फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाई गई। अठारह जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला। सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा। एनटीए ने आयोजित की थी परीक्षा। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो पहली जो खबर है हमारी वो ग्वालियर की है। 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है। घर में सो रहे पिता और 2 बेटियों की इसमें जान गई है। घटना के दौरान घर के अंदर ये तीनों फंसे रह गए। दीवार और गेट तोड़कर इनकी डेड बॉडीज को निकाला गया है और आशंका यह है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। ये बहोड़ापुर यानी ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना के पास एक इलाका है कैलाश नगर। ये वहीं का मामला है जहां पर 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई और उस वक्त घर पे बेटी, 2 बेटियां और एक पिता सो रहे थे जो ये बाहर नहीं निकल पाए। घटना के दौरान घर के अंदर ये तीनों फंसे रह गए। दीवार और गेट तोड़कर इनकी डेड बॉडीज को निकाला गया है। तीनों यानी जिंदा जल गए। नासिर गौरी, बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपका वेट कर रहा था कि आप ही से बातचीत हो यानी लाइव पर बात हो। एक चीज, क्या उस 3 मंजिला मकान में 3 ही लोग रहते थे? दूसरी बात, क्या इनकी सोते हुए जान चली गई या ये इन्हें पता लग गया कि हमारे घर में आग लग गई है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे दर्शक आपके जरिए जानना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल अभी ये पुलिस और प्रशासन की जांच में है, लेकिन जैसा कि जो शुरुआती जानकारी जो लगी है, ये लगभग 3 बजे की ये घटना थी और काफी प्रयास किए गए उनको निकालने की। जैसा कि कहा गया कि कंजेस्टेड ये मकान था, ड्राई फ्रूट्स का गोदाम और दुकान थी, लेकिन जो आने का और जाने का रास्ता था, एक छोटा सा रास्ता था, सकरा हुआ रास्ता था, उस पर फायर ब्रिगेड की लोगों को चढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इनको ये पता नहीं लग पाया कि इस मकान के अंदर कोई होगा। लेकिन जब आग बहुत ज्यादा विकराल हो गई, आसपास के लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर एक फैमिली रहती है, तीसरे मंजिल पे एक फैमिली रहती है, तो दूसरे माले को दूसरे की छत से तोड़ा गया और उसके बाद अंदर घुसकर उनको जाके देखा गया तो ये जो 3 शव है यानी कि पिता और 2 बेटियां, वो एक ही बेड पर मृतक पाए गए हैं, यानी कि जले हुई अवस्था में उनको मिले। ऐसा ही कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले तो संघर्ष किया, लेकिन जिस तरह से जो आवभाव वहां के दिख रहे हैं उससे ये लगता है कि इन लोगों ने निकलने की कोशिश भी की थी। बच्चों ने और उनके पिता ने निकलने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब निकलने की कोशिशों में नाकामयाब हो गए तो शायद वो फिर वही उसी में रह गए सिमट के, क्योंकि कंजेस्टेड आग से पूरी तरह से, जिस तरह से जो लपटें आपको दिखाई दे रही है कि कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वहां तक पहुंचा जा सके। और यही वजह थी कि एसडीआरएफ को टीम को दूसरी लोकेशन से यानी कि जो पास में घर है
वहां से एक सुरंग बनाना पड़ी, यानी कि उसकी दीवार को तोड़ना पड़ी और फिर उनके घर तक पहुंचे। तो इस पूरे एपिसोड में लगभग उनको 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और यही वजह थी कि जब तक उनके जो शव थे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। और जैसा कि ये जो घटनाक्रम है लगभग 3 बजे का ये घटनाक्रम है, तो अंदाजा भी लोग नहीं लगा पा रहे थे कि ये आग लगी, लेकिन आग की जब लपटें आसपास के पड़ोस के लोगों ने देखी कि ये एक हीट कहां से आ रही है, तो उसके बाद एक फिर 2 पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा हो गया तो तब देखा कि ये आग लगी हुई है। फिर फायर ब्रिगेड के लोगों को सूचना दी गई, तो फायर ब्रिगेड के लोग जब मौके पर पहुंचे तो उतना तो रिस्पॉन्स आप समझ सकते हैं कि फायर ब्रिगेड इमीडिएटली तो नहीं पहुंच पाती है, कंपनी का टाइम लगभग आधा से 1 घंटा लगा। और उसके बाद जब उन्होंने अपना ऑपरेशन को अंजाम दिया तो वो भी उतना कामयाब नहीं हो पाया। तो फिर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची, तो लगभग 12 गाड़ियों से पानी फेंका गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन उस फैमिली के जो लोग हैं उनको फिलहाल नहीं बचाया जा सका है, जिसमें पिता और उनकी 2 मासूम बेटियां थी वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है, यानी कि मौत के आगोश में समा गई है। बहुत ही दुखद खबर, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए नासिर गौरी आपका। तो कोशिश बहुत की गई लेकिन ना तो फायर ब्रिगेड की टीम इनकी जान बचा पाई और ना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के लोग इनकी जान बचा पाए। छिंदवाड़ा से अगली खबर है। अमरवाड़ा में आज कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उस दौरान पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहेंगे। महाकौशल के विधायकों को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ महाकौशल के जितने भी कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं उन्हें भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि महाकौशल की ये लड़ाई, खासकर अमरवाड़ा की, ये जीत हार से ज्यादा नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चली हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आंचल कुंड दादा दरबार प्रमुख के बेटे हैं। आदिवासी अंचल में आंचल कुंड दरबार की बहुत अच्छी पैठ है। धीरेन्द्र शाह कमलनाथ के करीबी भी हैं। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के ऐलान के साथ ही अमरवाड़ा उपचुनाव की लड़ाई की तस्वीर बहुत साफ हो गई है। अमरवाड़ा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहां अपना प्रत्याशी उतारकर उपचुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर कांग्रेस 9 बार चुनाव जीती है, वहीं बीजेपी ने 2 बार और गोंगपा ने 1 बार चुनाव जीता है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। आप जानते हैं उन्होंने कल ही मुलाकात की 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों से। प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा की है डॉक्टर मोहन यादव ने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले अमित भाई शाह से उनके आवास 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर मुलाकात की। उसके बाद भूपेंद्र यादव के पास गए, कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके बाद मनोहर लाल के पास गए, कैबिनेट मिनिस्टर है। असल में तमाम रुके हुए प्रोजेक्ट हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यह मंशा है ये सारे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे हों। क्योंकि सीएम की एक क्वालिटी है मोहन यादव की, लेट लतीफी उन्हें बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए चाहते हैं कि 6 महीने हो गए, सरकार तेजी से चले, आगे बढ़े। इसीलिए जहां मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है कैबिनेट मिनिस्टर से, वहां मुलाकात का दौर भी चल रहा है। तो 3 बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। और अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े 1 लाख से अधिक बुजुर्गों को प्रतिमाह मिलने वाली 600 रुपए पेंशन राज्य सरकार ने रोक दी है। राज्य सरकार ने इन बुजुर्गों को अपात्र करते हुए आदेश जारी किया गया है कि अब ये बुजुर्ग खुद दोबारा आवेदन करें और साबित करें कि वे पेंशन की पात्रता रखते हैं। तो वही मौका मिलते ही विपक्ष ने इस मामले में सरकार पर आरोप लगा दिया।
विपक्ष का कहना है कि बुजुर्गों के हक का पैसा बंद कर सरकार इवेंट और बंगलों, गाड़ियों, हवाई जहाज में पैसा खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन रुक जाने पर विवाद छिड़ गया है। सामाजिक न्याय विभाग ने इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े 1 लाख से अधिक बुजुर्गों के आधार नंबर के मुताबिक जब नाम, आयु, लिंग और पते के साथ प्रोफाइल अपडेट की तो ये अपात्र हो गए। दरअसल पहले पुष्टि आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और फोटो के जरिए होती थी, अब आधार कार्ड के जरिए होने लगी है। इस समय प्रदेश में 56.5 लाख पेंशन धारक हैं, जिन्हें हर माह 340 करोड़ रुपए पेंशन के जरिए खाते में डाले जाते हैं। अब अपात्र बुजुर्गों को दोबारा आवेदन कर पात्रता साबित करनी होगी और पात्रता साबित करने के बाद दोबारा पेंशन और एरियर मिलेगा। सामाजिक न्याय विभाग ने 15 जुलाई तक दोबारा सत्यापन का काम पूरा करने का दावा किया है। हमें तो अभी पेंशन ही नहीं मिलती है साहब, हमें तो पेंशन भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिलता। मिल वाले हैं, हमको जैसा तैसा अभी चला रहे हैं, तो इसमें जांच होके और उसका ये होना चाहिए निराकरण। सरकार को इसमें किंतु परंतु करे बिना सबको देना चाहिए। इसमें राजनीति कोई आड़े नहीं आए कि कोई इसको मानने वाला या उस बेल्ट में वोट नहीं मिले, तो ये ना देखते हुए सबको मिलना चाहिए, इसका अधिकार देना चाहिए। आपको पेंशन मिलती थी क्या? हाँ मिलती थी, 5-6 साल मिली। कितने महीने पहले मिलती थी? 5-6 साल मिले लगातार। 5-6 साल हो गए थे। अब नहीं मिल रही क्या? अब नहीं मिल रही, 2 महीने से अटकी हुई। वो एक सहारा था बुजुर्गों को लेके, उम्मीद थी मतलब कहने का, अब वो बिल्कुल उम्मीद टूट गई तो वो तो बेसहारा हो गए। जबकि ना के बराबर है, उससे कोई गुजारा नहीं होता, मगर एक आस रहती है कि हमको जो पेंशन मिलेगी। बुजुर्गों की पेंशन रोकने के मामले में सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सफाई देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा किसी भी तरह की पेंशन योजना बंद नहीं की गई है, केवल ई-KYC की प्रक्रिया की जा रही है। 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई, रुक गई है। इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी तरह की पेंशन कोई बंद नहीं की गई है। ये नियमित प्रक्रिया रहती है KYC की। इसमें कहीं ना कहीं किसी त्रुटि के कारण कुछ लोग अपात्र घोषित हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों की पेंशन रुकना सियासत का केंद्र बन गया है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार वृद्धों के हक का पैसा सुविधाओं में खर्च कर रही है, सरकार इवेंट पर पैसा खर्च कर रही है। देखिए, उसके क्या तकनीकी कारण हैं, क्या समस्याएं हैं, संबंधित अधिकारी विभाग के बता सकते हैं। बाकी जन कल्याण को लेकर ये सरकार प्रतिबद्ध है, किसी को परेशान करने की दृष्टि से कोई काम यहाँ नहीं होता। कोई तकनीकी कारण होगा तो निश्चित तौर पर अधिकारी उसको स्पष्ट करेंगे। इस केवल समाज में भ्रम फैलाने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए, जनता को लगातार धोखा देने के लिए ही सिद्ध हुई है और लगातार यही काम कर रही है। वो गाड़ियां बदलना है और नए नए हवाई जहाज खरीदना है। कुल मिला के सरकार अपने इवेंट करने पे भी पैसा खर्च कर रही है। अभी इन्वेस्टर मीट के लिए भी पैसा खर्च करने वाली है, लेकिन हमारे जो वृद्धों को पेंशन मिला करती थी वो पेंशन बंद कर दी है। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में दबी हुई, लेकिन अपने खर्च कम कर नहीं रही है, लेकिन वृद्धों के हक का पैसा अपनी योजनाओं में और अपनी सुविधाओं में खर्च करने पर तुले हुए हैं। सरकार इसको भले ही सामान्य प्रक्रिया बता रही हो, लेकिन विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के ठीक बाद तकनीकी खामियों के चलते इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशन हितग्राहियों की पेंशन रुक जाना और बुजुर्गों को फिर से आवेदन पेंशन की पात्रता के लिए क्वालिफाई करना सियासत का मुद्दा जरूर बन गया है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो खबर अगली जबलपुर से है। जबलपुर में आज पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी, यानी पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है, ललपुर प्लांट की मेन राइजिंग फूट गई है और लाइन फूटने से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। नहीं भरी जा सकी हैं पानी की 8 टंकियां। अब इसके बाद विकल्प यही रहता है कि आपके घर टैंकर आएगा और आपको उससे पानी मिलेगा। जबलपुर में आज पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। इसके पीछे की वजह है ललपुर प्लांट की मेन राइजिंग फूट गई है।
अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये किसकी लापरवाही से ये हुआ है? हाँ देखिए राहुल, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब मेन राइजिंग लाइन फूटी हुई। इसके पहले भी कई बार फूट चुकी है, लेकिन बावजूद उसके नगर निगम ने इससे सबक नहीं लिया है। कल भी जो बंदरिया तिराहे पर ललपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन फूटी है, वह सिर्फ कर्मचारियों की लापरवाही से फूटी है, क्योंकि जो ठेके के कर्मचारी हैं जो केबल डालने का काम सड़कों पर कर रहे हैं, उनकी वजह से जब वह केबल डाल रहे थे, खुदाई के दौरान जो है एक लोहे का जो सब्बल होता है वो मेन राइजिंग लाइन में लग गया और वहाँ पर जो है वह राइजिंग लाइन फूट गई, जिसकी वजह से करीब आधे घंटे तक सड़कों पर पानी बहता रहा। और उसके बाद जब नगर निगम को इस बात की खबर लगी तो नगर निगम ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जो है बंद कर दिया है राइजिंग लाइन सुधारने के लिए। कल रात से ही लाइन को सुधारने का काम हो रहा है, लेकिन आज सुबह के जो पानी की सप्लाई थी वह पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। निगम की जो 8 टंकियाँ हैं वह प्रभावित हुई हैं, वह नहीं भरी जा सकी हैं, जिसमें उन टंकियों में से जो प्रभावित इलाके हैं उसमें कटंगा है, गोरखपुर है, हाथीताल है, नेपियर टाउन है, भवरताल, ये पॉश इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई होनी थी। वहां पर आज पानी की सप्लाई नहीं हुई है। निगम का दावा है कि इन प्रभावित इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई करेगा, ताकि लोगों को इस उमस भरी वाली जो गर्मी पड़ रही है जबलपुर में अभी, उससे राहत मिल सके, लोगों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। और निगम का दावा है कि आज जब ये मेन राइजिंग पाइप को नहीं देख पा रहे हैं तो ये घर घर टैंकर से पानी पहुंचा दे जबलपुर नगर निगम, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, पहुंचा पाएं। फिलहाल आपका शुक्रिया। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि इसके बाद ये खबर मैं बताऊंगा, लेकिन भोपाल से एक खबर आ गई। भाई इंदौर में रहते हैं तो खबर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन भोपाल से खबर है। आरजीपीवी में आर्थिक अनियमितता का मामला सामने आया है। तत्कालीन कुलपति के खिलाफ चालान पेश किया गया है। 10 आरोपियों के खिलाफ भी चालान पेश किया गया है। 3 मार्च को कुलपति पर केस दर्ज था। 19 करोड़ 48 लाख की आर्थिक अनियमितता है। तत्कालीन कुलपति के खिलाफ चालान पेश किया गया और करना भी चाहिए। 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। आप इंदौर में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्लीन सिटी इंदौर में अब पेड़ काटने पर स्पॉट फाइन नहीं बल्कि एफआईआर भी होगा। यानी अब एफआईआर दर्ज होगा। शहर की हरियाली बनी रहे इसीलिए एक कवायद की जा रही है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के मुताबिक शहर में फिलहाल 9.5% हरियाली है।